मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन के बाद तुम लोगों के बीच आज के इकोनॉमिक टाइम्स अखबार को शेयर कर रहा हूं। और आज शनिवार का दिन है। पीएम मोदी ने G20 नेशंस के जो फिनांस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग को एड्रेस किया और दुनिया में जो वल्नरेबल यानी कि जो कमज़ोर तबके हैं उनकी बात उठाई, भारत की इकोनॉमी की बात करी, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही है। और उन्होंने दुनिया को अपना फोकस जो है वो मतलब देशों पर लाने का कहा जो देश थोड़े से अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है। और जो यूक्रेन वार है उसके से हटने को मतलब उसको कंडेम करने की बात हो रही है और उससे फोकस हटा करके जो दुनिया के कमज़ोर देश हैं उन पर लाने की बात हुई। यहाँ भी तुम लोगों से मैंने डिस्कस किया था, जयपुर ट्रिप में भी काफ़ी बच्चों से इस पर केस एनालिसिस भी हुई थी और 6 हैट लेटरल थिंकिंग मॉडल को इस पर लगाया गया। वो था अडानी कंट्रोवर्सी को लेकर के, और एक दिन मैंने क्लास भी लिया था कि आखिर ये मामला है क्या। तो अडानी के शेयर्स, जैसा कि हमने बात की थी कि ये थोड़े ओवर प्राइस हो रखे हैं, मतलब इनके पैकेट में चिप्स कम है और गैस ज़्यादा है। तो अब ये जो गैस है वो निकल रही है, यानी कि जो ओवर प्राइसिंग थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपने देखिए कि अडानी टोटल गैस का शेयर जो है वो 81% गिर चुका है और इसी तरीके से 84% गिर चुका है अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 83% गिर चुका है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो शेयर 100 रुपये का था वो 20 रुपये का से भी कम का हो गया है। तो ये इनके जो अडानी जी जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए थे, और कहा जा रहा था कि जो उनकी ये जो वेल्थ बढ़ी है शेयर्स के दाम के बढ़ने के कारण, इसमें सच्चाई कम है और इसके अंदर में प्राइस रिगिंग और मॉरिशस रूट से जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और जो शेयर्स के प्राइस को सर्कुलर ट्रेडिंग करके बढ़ाया गया है उसकी भूमिका ज़्यादा है। तो ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। भाव गिर गए हैं लेकिन हो सकता है दोबारा भाव बढ़ जाएं, क्योंकि शेयर बाज़ार में डिमांड सप्लाई का गेम होता है। अगर अडानी जी अपना पैसा किसी भी माध्यम से दोबारा से घुसा देंगे, शेयर्स के भाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उनके पास उतनी ताकत होगी कि बाज़ार में जो बिकवाली आई है उसको वो ऑब्जॉर्व कर सकें, तो हो सकता है कि शेयर्स के दाम दोबारा बढ़ जाएं। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी तो लगातार भाव जो हैं वो गिरते ही जा रहे हैं, और गिरते हुए भाव को के शेयर को खरीदना और गिरते हुए चाकू को पकड़ना, ये दोनों ही खतरनाक होता है। डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। एनीवेज, ये देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टेयर एट टफ हायरिंग सीजन। माने कि इस साल जो प्लेसमेंट का ड्राइव होने वाला है, इस साल जो प्लेसमेंट का सिनेरियो होने वाला है वो बहुत ही कठिन हो रहा है। और ऐसी कठिनाइयों के बीच में इस साल बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट मिलेगा, इसको लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो थोड़े चिंतित हैं। और जो आईटी कंपनियां हैं, जो टेक फर्म्स हैं, उनकी हायरिंग घट गई है। नॉन टेक फर्म्स जो हैं उनकी हायरिंग फिर भी हो रही है। तो ऑब्वियसली इस साल जो बीसीए और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेसमेंट पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आईटी के फर्म्स हैं वहाँ पर प्लेसमेंट्स अभी डाउन है। ग्लोबल मंदी का सिनेरियो है। हम लोग सब खबरों को नहीं देख पाएंगे, कुछ खास खबरों पर ध्यान देते हैं। उड़ीसा सरप्लस बजट फोकसेस ऑन एग्री एजुकेशन एंड हेल्थ। अब ये सरप्लस बजट क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो सरप्लस बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी उनकी जो आमदनी हो रही है, जो आय हो रही है उनकी टैक्सेस से, अन्य सोर्सेज से, वो आय ज़्यादा है और उनके जो सरकारी खर्च हैं वो खर्च थोड़े कम हैं। वैसे सरकार का काम प्रॉफिट करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई सरकार सरप्लस बजट बना रही है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की आवश्यकता उस राज्य सरकार को नहीं है। और उड़ीसा इस मामले में बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। दिल्ली की सरकार ने भी सरप्लस बजट प्रस्तुत किया था, जबकि दिल्ली पर यह आरोप है कि दिल्ली बहुत मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। उसी तरीके से उड़ीसा में भी कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और अभी देखिए बजट में उन्होंने किसानों के लिए और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए अपना एलोकेशन जो है काफ़ी बढ़ाया है। इट्स अ गुड थिंग। बाकी खबरों भी बहुत सारी खबरें हैं जो कि राजनीतिक खबरें, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। और अब हम लोग बात करते हैं ये फ्रॉड कॉल्स आर रियल थ्रेट फॉर मेनी सेक्टर। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर फ्रॉड कॉल्स के कारण जो है वो बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में, फिनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में, लोन के सेक्टर में, इन सभी जगहों पर फ्रॉड कॉल्स के कारण जो है ये काफ़ी लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंडस्ट्री लेड इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर सून।
ITMOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने ये बड़े एक्टिव हो रखे हैं और ये लगातार जो हैं आईटी सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ हो, भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ सके, ये इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, राजीव चंद्रशेखर जो हैं ये बीपीएल कंपनी के सीईओ थे। इनके ससुर जी की कंपनी थी बीपीएल, जिनको इन्होंने ज्वाइन किया था, और ये बीपीएल जो टीवी आता था उस कंपनी के ये चेयरमैन थे। बाद में इन्होंने मोदी जी के लिए एक चैनल बनाया जिसका नाम है रिपब्लिक टीवी, जिस पर कि आप अर्नब गोस्वामी को देखते हैं। रिपब्लिक टीवी इन्हीं का चैनल है। और अब ये राजीव चंद्रशेखर जो है ये आईटी मिनिस्टर हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। और अब हम लोग देखेंगे कुछ खबरें फिनांस के साइड से है कि एसबीआई का 230 करोड़ का ऑफर मिला है वीज़ा स्टील के लिए। माइक्रो फिनांस इंडस्ट्री ग्रोज एज 26% इन दिसंबर। माइक्रो फिनांस का सेक्टर जो है आप लोग जान रहे होंगे, जो छोटे छोटे जो लोन दिए जाते हैं स्मॉल फिनांस बैंक के द्वारा या माइक्रो फिनांस कंपनियों के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा, ये बड़ा पॉपुलर हो रखा है। और ग्रामीण इलाकों में या जो शहरी गरीब हैं उनको फिनांस की सुविधा जो है वो इस माइक्रो फिनांस कंपनियों के माध्यम से मिल पाती है। लेकिन कई बार ये आरोप भी लगता है कि कंपनियां काफ़ी ऊंचे दर पे लोन देती हैं, लेकिन ऊंचे दर पे तो देती हैं, लेकिन जिनको ये लोन दे रही है उनको अगर वो बाज़ार से साहूकारों से लोन लें तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 2-3-4% मंथली ब्याज देना पड़ता है गरीब किसानों को और गरीब छोटे व्यापारियों को, छोटे जो पान वाला है जो ठेला लगाता है उनको। और इन कम बैंक के माध्यम से उनको 16-17-18% या 20-22-25% पर लोन मिल जाता है सालाना ब्याज पर, जो कि लगभग मंथली 1.5% से 2% का ब्याज होता है। एक्चुअल में इसमें आपको समझना होगा कि जब ये लोग 10-12% ब्याज पर लोन देते हैं, अगर 1 लाख रुपए का लोन ये 10% ब्याज पर दे रहे हैं और 12,000 रुपये की इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं और हर महीना 10,000 रुपये वापस भी ले रहे हैं, तो पैसा तो वापस होते जा रहा है। जब पैसा वापस होते जा रहा है तो ब्याज पूरे के पूरे 1 लाख पे कैसे लग रहा है? तो देखा जाए तो वो 10% ब्याज नहीं है, वो ब्याज 10% से ज़्यादा हो जाता है। तो ये बैंक्स इस तरह के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए कि वो एक बार में ही 1 लाख पे 10% ब्याज जोड़ दिए, 12,000 रुपये साल का ब्याज हो गया, हर महीने 1,000 रुपया ब्याज का ले लेंगे, 10,000 रुपये लोन वापसी ले लेंगे। अब जब वो आपको हर महीने 10,000 वापस कर दे रहा है तो 6 महीने के बाद तो 50,000 का ही लोन रह गया, लेकिन ब्याज तो जो 12,000 रुपये लगा वो पूरे 1 लाख पे लग गया। तो इस तरीके से ये लोग जोड़ते हैं, जो कि गलत तरीका है जोड़ने का, जिसके कारण एक्चुअल ब्याज जो है वो 10% नहीं होगा, वो 16-17-18% से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये जो फिनांस के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के हिसाब किताब को समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ। यूएस प्लेजेस $2 बिलियन इन ड्रोन्स, अम्यूनेशन एंड एड टू यूक्रेन। अब ये अमेरिका जो है ये चाहता है कि रशिया लड़ता रहे और वो स्यूडो लड़ाई लड़ता रहे, यूक्रेन को आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करता रहे, और रशिया भी जो है वो देख रहा है कि यूरोप जो है वो डिस्टर्ब रहे और अपनी ताकत बनाए रहे। तो ये लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन के उस लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा और लिक्विड उसे जीने नहीं देगा। तो ये अमेरिका जो है वो हारने नहीं देगा और रशिया जो है वो जीतने नहीं देगा, लड़ाई चलती रहेगी। और ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ नो लॉन्गर इनफ। ये एक बड़े प्रोफेसर हैं जो कि पीटर मोर्स, जो कि सेड बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है, और इनका मानना है कि जो पढ़ाने का तरीका है, द फ्यूचर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर विल बी सम स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज दैट विल बी बोल्ड इनफ टू गो टू न्यू मॉडल। व्हाट द न्यू मॉडल आर वी डोंट नो येट। तो इनका मानना है कि जो शिक्षा की जो पद्धति है वो बिल्कुल बदलने वाली है। आने वाले समय में और शिक्षा को इंक्लूसिव होना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा, और जो शिक्षा का जो डिलीवरी का जो कॉस्ट है उसको कम करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम कॉस्ट पर शिक्षा हासिल कर सकें। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल होने वाला है और ये हो के ही रहेगा। चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं क्लासरूम में, और मुझे लगता है कि आज एक छोटे ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।